कैसे देखते हैं ये 27 अमेंडमेंट पाकिस्तान के अंदर जो हुई है, आइन के अंदर तरमीम की गई है। इससे पहले भी ये तरमीमें होती रही हैं, लेकिन इस तरमीम को आप किस नज़र से देखते हैं? 1970 से लेके अब तक के जो तरक्की मैंने कराची में देखी है वो अलमान अल-हफीज़ माइनस में है। तो किसी भी तरमीम का कोई फ़ायदा तो आज तक हुआ नहीं है जनरल अवाम अन्नास को। तो आई डोंट सी कि इस तरमीम के बाद भी कोई ऐसी ख़ास कोई चेंज आएगी। सर, अगर आप स्टेबिलिटी इसको कहते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना पॉवर्टी की सतह हस्ती से नीचे हैं, जिनको एक वक्त की रोटी नहीं फराहम होती, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे लिए ये स्टेबिलिटी नहीं है। आइनी तरमीम जो आई है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक लॉ को नजर सानी करते हुए लाए होंगे, क्योंकि भाई ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, तो कुछ ना कुछ तो इस्लामिक लिया होगा ना इस नजर सानी की इस तरमीम में। एम आई राइट? तो ये कुरान से मुशाबहत नहीं करती। इस तरमीम के अंदर कौन सी ऐसी बात लिखी गई है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून से बरी ज़िम्मा हो गया वो शख्स? चाहिए अगर मैं सदर पाकिस्तान हूँ और मैं कोई ऐसा गिरास मिसकंडक्ट करता हूँ तो मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्या हमारे मौजूदा हुक्मरान हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उलूम में दर्जे में बड़े थे, छोटे थे? क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी गवर्नेंस में खिलाफत में कहते हैं कि मेरी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, तो फिर ये कौन है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती? तमाम हमद है खालिक अज़ल के लिए, सुकून चील को देता है जो कवल के लिए, और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। इब्तिदाई कलाम उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कुन कहने से दुनिया फ़ानी का वजूद अमल में आया। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल दूद रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात बबरकत पर, आपके अहले बैत अतहार, असहाब, अज़वाज और तमाम जानिसार अंसार व मुहाजिरीन पर, देखती आंखों सुनते कानों को मुस्लिम बंगश का सलाम अर्ज़ है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुख्तलिफ औक़ात के अंदर आइन के अंदर चेंजिंग्स की जा रही हैं, और अभी देखा जाए तो हाल ही में एक 27 अमेंडमेंट यानी कि 27वीं आइनी तरमीम हो चुकी है। उसी हवाले से आज का ये हमारा रीस्टार्ट की जानिब से एक स्पेशल पॉडकास्ट रखा गया है, जिसमें हमारे पास माहिर कानून भी मौजूद हैं और एनालिस्ट भी मौजूद हैं मेरे पास। मैं दोनों ही मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करूंगा वक्त देने का, और मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। हमारे पास एनालिस्ट मौजूद हैं आज। सिडनी से आपका ताल्लुक है, बिजनेसमैन है सैयद आसिम रजा रिजवी साहब, आपको वेलकम करूंगा, खुशामदीद कहूंगा सर। मेरे पास मौजूद है माहिर कानून, एडवोकेट, मेंबर हैं कराची बार एसोसिएशन के और वाइस प्रेसिडेंट हैं जेकेपी लॉयर फोरम्स के, मोहम्मद अब्दुल्ला मुगल साहब, आपको भी वेलकम करूंगा और खुशामदीद कहूंगा सर। जी, थैंक यू सो मच मुस्लिम भाई फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो बाकायदा इसका आगाज करते हैं और आज की जो हमारी डिस्कशन है उस पर बात करते हैं। सर, पहले मैं आपके तरफ आऊंगा, आसिम रजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। कैसे देखते हैं ये 27 अमेंडमेंट पाकिस्तान के अंदर जो हुई है, आइन के अंदर तरमीम की गई है? इससे पहले भी ये तरमीमें होती रही हैं, लेकिन इस तरमीम को आप किस नजर से देखते हैं? मैं तो खैर क्या ही देखूंगा, कौम को देखना है इसको। 26 इससे पहले हो चुकी हैं, 75 साल की हिस्ट्री हमारे सामने है, मुल्क प्रोग्रेस नहीं किया। मेरा ताल्लुक कराची से है और जो 1970 से लेके अब तक के जो तरक्की मैंने कराची में देखी है वो अलमान अल-हफीज़ माइनस में है। तो किसी भी तरमीम का कोई फ़ायदा तो आज तक हुआ नहीं है जनरल अवाम अन्नास को। तो आई डोंट सी कि इस तरमीम के बाद भी कोई ऐसी ख़ास कोई चेंज आएगी, क्योंकि जब तक ये फ्यूडलिज्म का जो लॉ, जो एग्जिस्टिंग कल्चर है, ये ख़त्म नहीं होता, तब तक बड़ी माज़रत के साथ कि कोई मैं होप तो नहीं देख रहा। नहीं सर, तो ये नुकसानदेह कैसे साबित होगी, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा ना, कि आप कह रहे हैं कि आज तक कोई भी तरमीम लोगों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई, तो ये 27वीं यानी तरमीम नुकसानदेह कैसे साबित होगी, जबकि ये तो एक हुकूमत ही लोगों को मुस्तहकम बनाने के लिए की जा रही है। ये अवाम जब हुकूमत मुस्तहकम होगी तभी अवाम मुस्तहकम की जाएगी ना सर। सर देखें, किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसकी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने के लिए उसकी बुनियादें बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती हैं कि वो बहुत मजबूत हों।
ठीक है, अगर 75 साल में हम इस मुल्क की बुनियादें ही नहीं इतनी सख्त और बावकार कर सके कि जिसके ऊपर ये एक पूरे मुल्क की बिल्डिंग या प्रोजेक्ट खड़ा हो, तो आप मुझे बात बताइए कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर प्रीवियस पास्ट मिस्टेक्स। 26 तरमीमें हुई हैं, 75 साल में हमने क्या अचीव किया? अंग्रेज की कहावत है कि नेवर लेट योर पास्ट बीट यू, लेट इट टीच यू, मगर हमने सीखा ही नहीं। सर मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि 26 आईनी तरमीम हो गई, हमने कुछ नहीं सीखा, 27वीं आईनी तरमीम से हम क्या सीख लेंगे? तो मेरा ये कहना है कि इंसान सीखता ही अपनी गलतियों से। अगर 26 के अंदर भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, हमने बहुत सारी चीजें की हैं, 27वीं आईनी तरमीम के अंदर आपको कौन सी ऐसी चीज नजर आ रही है जो अवाम के अगेंस्ट है, अवाम के खिलाफ है? मुझे थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा। सर मैंने जैसे अर्ज किया कि पहले भी कि हम अपने माजी से हमें सीखना चाहिए और वो हम नहीं सीख रहे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए जैसे मैंने अर्ज किया था कि आपकी उसकी बुनियादें जो है ना बड़ी मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो या वो किसी भी बिजनेस के एफिलिएशन से कोई प्रोजेक्ट हो। क्या हम 75 साल में इसकी बुनियादें नहीं पूरी कर पाए, मजबूत बना पाए? 1971 का बांग्लादेश टूट जाना हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम के पे बाद से भी तो कुछ नहीं हुआ। मैं यही 71 की अर्ज मिसाल हम अक्सर लोगों को देते रहते हैं, लेकिन उसके बाद से भी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेबलाइज हैं, हम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं चीजों से। सर अगर आप स्टेबिलिटी इसको कहते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ना पॉवर्टी की सतह हस्ती से नीचे हैं, जिनको एक वक्त की रोटी नहीं फराम होती, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे लिए ये स्टेबिलिटी नहीं है। मैं अपने बिजनेस के अंदर कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो, मेरा लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली खुद बेहतर हो जाता है। सर लेकिन बात ये है ना, देखें, जब इंसान खुद ही नहीं चाहेगा, अभी आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो खुद ही नहीं चाहते, जो खुद चाहते हैं वो कुछ ना कुछ कर गए। आप पाकिस्तान से बाहर गए, आपने खुद चाहा होगा जब ही गए, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ कि आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्यों तो मिली, आप भी कैसे मिली? रजामंद लगते हैं 27वीं नहीं, मैं वही आ रहा हूँ सर, मुझे कैसे और क्यों मिली इसकी कई वजूहत हैं। मैं 2-3 छोटी-छोटी वजूहत दे दूं। एक तो ये कि मेरे वालिदैन जो थे एजुकेटेड थे, दूसरा उन्होंने मुझे थोड़ी सी तालीम हासिल कर दी जिससे मुझे शऊर पैदा हुआ, तो मैंने ये स्टेप लेके बाहर आया। आप मुझे बात बताइए कि पाकिस्तान के कितने गांव हैं जिसके अंदर स्कूलों को पनपाया जाता है? किसी पंजाब में चौधरी के अपने गवाले बने होते हैं, वहां पे उसकी भैंसें टंगी होती हैं। सिंध में वडेरा होता है तो उसकी भैंसें लगी होती हैं, स्कूल बंद। बलूचिस्तान में सरदार होता है, वहां पे हिसाब किताब बंद। सर माजरत के साथ तालीम को हम बोल ही नहीं देते जब तालीम ही नहीं पहले होगी। की बात कर रहे हैं आप, 2018 के बाद ये सारी चीजें चेंज हो गई जब से अभी सोशल भी है सर। मीडिया आया है। आप कहें तो मैं आपको कल सिंध के किसी ऐसे इलाके में लेके चला जाता हूँ जहाँ पे स्कूल में लेके जाऊंगा, और आप जाके देखिएगा कि बड़े बड़े मिनिस्टरों के इलाकों के अंदर जो स्कूल बैठे हैं उनकी अपनी औताकें बनी हुई हैं। सर ऐसा नहीं है, मैं आपको सिंध से बैठ के बता रहा हूँ, आप तो सिडनी से बैठ के मुझे बता रहे हैं ना, मैं आपको सिंध से बैठ के बता रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं है, चीजें चेंज हो गई हैं। और आपने कहा ना कि हम गलतियों से सीखते हैं, तो हमने गलतियों से सीखा है और हमने इन्हीं चीजों को गलतियों से सीख के सही किया है। अभी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो आपको गलत लगती हैं, आप मुझे वो बता दीजिए। मेरी नजर में कोई चीज गलत नहीं है उसमें। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, आपकी निगाह में बिल्कुल नहीं, रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आईनी तरमीम जो आई है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर, इस्लामिक लॉ को नजर सानी करते हुए लाए होंगे, क्योंकि भाई ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है तो कुछ ना कुछ तो इस्लामिक लिया होगा ना इस नजर सानी इस तरमीम में। एम आई राइट? तो ये कुरान से मुशाबहत नहीं करती, ना ये हदीस नबवियों से मुशाबहत करती है। ये भी मैं बता दूं, इस्लामिक हिस्ट्री से जरूर मुशाबहत करती है कि जहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा जब फिदक के अंदर एक नाइंसाफी होती है और वहां पे बीबी फातिमा, देखिए आप टॉपिक को दूसरी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आपको सर वही आ रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ये जो फिदक की बात कर रहे हैं ना, मैं भी इस्लामिक हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप फिदक वाली बात यहाँ पे ला रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे उलमा ने इस पे बात बहस करना खत्म कर दिए कि वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। अभी हम बात करें पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की, मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ। मैं फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ। हजरत आदम से तर्क औला होता है, ठीक है, तर्क औला गलती नहीं, तर्क औला होता है। क्या उनको सिखाने के लिए किया गया ना, बेसिकली वो दुनिया में नहीं भेज दिया जाता?
भाई भेजा जाता है ना। मेरा कहने का मकसद है कि उनसे तर्क औला हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में उनको जवाब देना पड़ा और कहां भेजा गया। तो किसी भी शख्स, कोई भी शख्स अदल से ऊपर नहीं हो सकता, कोई भी हो। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था बीबी फातिमा ज़हरा तो के आप लिए मुझे ये कि अगर बताइए, वो गलती आप करेंगी तो उनके भी हम मुझे कर्जे ये जाएंगे। बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा कि कौन सा ऐसी इस तरमीम के अंदर कौन सी ऐसी बात लिखी गई है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून से बरी जिम्मा हो गया वो शख्स? भाई मैंने आपको भी बता, इम्यूनिटी नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। आप अगर बरसरे इख्तिदार हैं, पब्लिक ऑफिस में हैं, तो आपका क्राइटेरिया है यू आर एंसरेबल फॉर एवरी मूव दैट यू मेक, एवरी डिसीजन दैट यू टेक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होना चाहिए। और अगर आपने कोई ऐसी गलती की है कि जिसकी माफी हो सकती है तो हो सकती है, मगर अगर आपने जुर्म किया है तो उसकी कोई माफी नहीं है, क्योंकि जहां नबियों के मगर बात ये है जुर्म साबित होना भी जरूरी होता है। मैं माहिर कानून हमारे पास मौजूद है, आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, इनकी तरफ बढ़ता हूँ और फिर आपसे इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। मेरे साथ अब्दुल्ला मुगल साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, आप बताइएगा 27वीं आईनी तरमीम को जजेस, लॉयर्स, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? जी थैंक यू सो मच मुस्लिम भाई। देखें, जो तरामीम है, जो भी अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं, उनसे जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके एग्जिस्टिंग प्रोविजंस वो तब्दील हो जाते हैं, आपके पास एक नया लॉ आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो आपके पूरी रियासत का, पूरे मुल्क का एक स्ट्रक्चर बयान करता है कि किस तरीके से आपका मुल्क रन करेगा। आपके जो बेसिक ऑर्गन्स हैं मुल्क के, पाकिस्तान में देयर आर बेसिक 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट, जिसपे हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो बेस करता है। जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है जो पार्लियामेंट जिसे फंक्शन करती है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी जो उन कानून को इम्प्लीमेंट करवाती है, उनको इन्फोर्स करवाती है। इसी के साथ साथ एक जो हमारा मेन पिलर है स्टेट का, जुडिशरी, वो उस कानून की इंटरप्रिटेशन करती है और इन केस ऑफ डिस्प्यूट एडजुडिकेशन करती है। ये तमाम जो सिस्टम, लीगल सिस्टम पाकिस्तान में इस वक्त हमने अपने आइन के अंदर 1973 में जो अडॉप्ट किए थे, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर की बेसिस पे 3 पिलर्स जो है हमारे आइन में मौजूद है कि हर आर्गन का एक अपना अपना डोमेन होगा और उसी डोमेन में रहते हुए वो आर्गन अपने फंक्शंस रन करेगा। जिसका काम कानून बनाना है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, असेंबली वो कानून बनाएंगी, पॉलिसीज बनाएंगी, और एग्जीक्यूटिव बॉडी उन्हीं बनाए हुए कानून को, उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाएगी, इन्फोर्स करवाएगी। और जुडिशरी जो है हमारी अदलिया, उस कानून को इंटरप्रेट करेगी, उसकी तशरीह करेगी। और जैसे मैंने कहा कि कभी अगर डिस्प्यूट होता है या वो एग्जिस्टिंग लॉज वायोलेट किए जाते हैं तो उन पे प्रॉपर एडजुडिकेशन होगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, ये इस तो आपने सेपरेशन एक ऑफ पावर के पूरा साथ साथ स्ट्रक्चर बता मैं दिया। इसमें एक चीज मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा जो कि बड़ी अहम है समझने के लिए इस अमेंडमेंट को, जिस पे ऑब्जेक्शंस वकला की तरफ से और जजेस की तरफ से नजर आया है। हमारे 4 जजेस, 2 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से और 2 लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तफी हो चुके हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। बेसिक जो पॉइंट है वो है द चेक एंड बैलेंस का। ये जो 3 आर्गन्स रखे गए विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, दिस कॉन्सेप्ट इज कपल्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि ये जो 3 आर्गन्स है इनमें प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस होगा। जो लेजिस्लेटर हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो अवाम के सामने अकाउंटेबल हैं। जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस है, जो लॉ मेकिंग है पार्लियामेंट के बेस्ट पार्ट पे, वो सारी अकाउंटेबल है, वो सारी रिव्यूएबल है बाय द जुडिशरी, सुप्रीम अच्छा कोर्ट। अब्दुल्ला कि साहब, जहां अगर तक कोई मैं भी समझ कानून रहा हूँ सुप्रीम, ये जी प्लीज। जजिस का जो इख्तिलाफ हो रहा है थोड़ा सा, वो जो जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये तो इस वजह से है ना कि उनसे एक पावर ले ली गई है। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो हम्म। प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस है ना, जो डेमोक्रेटिक क्राइटेरिया है किसी भी रियासत का, एक डेमोक्रेटिक स्टेट का, वो आपके पास प्रोविजन रखता है, प्रोविजन ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि जहां पर जुडिशरी का एक चेक है पार्लियामेंटेरियंस पर, जो कि वो कानून बनाते हैं, उन बनाए हुए कानून पर, और जो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस है उन एक्शंस पर। आम लफ्जों में मैं आपके सामने रखूं कि जो भी लॉज पार्लियामेंट से पास होते हैं, कोई प्रोविंशियल असेंबली से कोई भी लॉ पास होता है, हमारी
जो पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट possess a judicial review powers under the constitution of Pakistan। 26 और 27 अमेंडमेंट से जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर्स था कि अगर कोई लॉ वो रिपग्नेंट है, जी इनकंसिस्टेंट है विद द fundamental rights enshrined in the constitution, again, if said law, said amendment, said act of the parliament of the or the assembly is inconsistent with the principle of Islam, अगर सर, इस्लाम के, क्योंकि ये आप इस्लामिक मेरी रिपब्लिक ऑफ बात पाकिस्तान है। अब्दुल्ला साहब, मुझे थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा। आप तो बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बता रहे हैं, आप सारी चीजों को समझा रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये 27 अमेंडमेंट जो हुई है, आपकी नजर में क्यों गलत है? वजह क्या है इसके पीछे गलत होने की? मुस्लिम साहब, मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रिंसिपल है, जो जुडिशियल रिव्यू था, कि कोई भी आर्गन अपनी डोमेन को एक्सीड ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ ना जाए, और इस जो स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ ना कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगा, ना पार्लियामेंट उसके खिलाफ कोई अमेंडमेंट लाएगी, ना उसके खिलाफ कोई लॉ पास होगा। अब जो 27th अमेंडमेंट की बात है, सबसे पहले 26th अमेंडमेंट जो लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में पास हुई थी, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली नवंबर में, इसी मंथ में जो हमारे सामने कुछ दिनों पहले 27th अमेंडमेंट आई है, तो उस अमेंडमेंट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे कंप्लीटली चेंज कर दिया है। मेनली जो आर्गन ऑफ द स्टेट इससे प्रिजुडाइज हुआ है, डेट इज जुडिशरी। जजेस क्यों खिलाफ है, क्यों जजेस इस्तीफा दे रहे हैं? देखें, मैंने जैसे कहा कि एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसकी बेसिस पे हमारा लीगल सिस्टम बेस करता है, उनको चेंज कर दिया गया है। आप देखें, जुडिशरी जो एक आर्गन है, जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, उससे टकराती है ये कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, और हमारे आइन का भी बेसिक स्ट्रक्चर में ये शुमार है। एक उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंट, कि जो आपकी अदलिया है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी, उसमें एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर चाहे का वो कोई कितनी इंटरवेंशन गलतियां नहीं करे, होगा, चाहे वो उनकी कितनी इंटरवेंशन गलतियां नहीं करे, होगी। चाहे वो एहतजाज करे देखें और पुलिस के खिलाफ हो जाए। देखें आप शायद जिस बात को कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, वो मेरे आर्गुमेंट से मैच नहीं करती, क्योंकि जो आपके एहतजाज और नहीं, आपकी जो कहने का एहतजाज और कहने पुलिस वाली बात है, समझिएगा, वो मेरी बात एहतजाज समझिएगा। वकला के पार्ट पे हो सकते कहने हैं। का मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि अदलिया इससे हटके अदलिया को आजाद होना चाहिए, तो बहुत सारे जजेस के अपने फैसले ऐसे हैं जो बाद में जाके उन्होंने माने कि हमने गलत फैसला किया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की सजा आज जजेस मानते हैं कि हाँ हुई, लेकिन अब क्या उस बंदे को उठाया जा सकता है? ये आप देखें, ये जो आपकी जो बात है जुल्फकार भुट्टो की जजमेंट वाली, जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के अगेंस्ट जजमेंट आएगी, उस अगर उस जजमेंट की आप बात करते हैं, या उससे पहले आप मौलवी तमीजुद्दीन केस की बात करें, उसके बाद अब 200 केस की बात करें, उसके बाद सैकड़ों लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात करें, देखें इस तमाम दौरानिये में आपके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रही। आपके जजेस को पीसीओ पे ओथ लेना पड़ा था, आपके जजेस को गाइडेड जजमेंट लिखनी पड़ी थी। आज जो जजेस एहतजाज कर रहे हैं, आज जो वकला रोडों पर निकल के एहतजाज कर रहे हैं कि रिवर्स करें 27th अमेंडमेंट को, ये वही बात है जो आपने कही कि वो जजमेंट्स आएंगी, दोबारा से जस्टिस मुनीर पैदा होंगे, दोबारा से 200 केस की जजमेंट आपके सामने आएगी। अलमिया कहने ये का है इस मतलब कौम ये है, का, देखें पहले अलमिया ये है कि हम अपनी हिस्ट्री ले रिपीट कर लिया, रहे हैं। उसके बावजूद अब दोबारा लेना है। पहले गलतियां कर दी, अब दोबारा अगर ये चीज अब किसी और के पास जा रही है, अभी अभी मेन इशू क्या आ रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि ये वहां क्यों जा रही है। देखें, जब एक मजबूत हमारे आला किरदार के लोग होंगे, आप मेरी एक बात समझिएगा, आप शायद इसको मानेंगे मेरी बात को, कि अगर ये हो कि एक शख्स है जो जेल नहीं जाता, ठीक है, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाता है, एक शरीफ शख्स जेल नहीं जाना चाहता, उसके बाद वो शख्स जेल चले जाता है, तो अगर इस अमेंडमेंट के अंदर इस चीज को क्लियरिफाई कर दिया गया कि कोई भी सदर जो बनेगा, प्रेसिडेंट जो बनेगा, सदर जो बनेगा, वो इस चीज से बरी जिम्मा होगा, तो इसमें क्या गलत है? जी, मैं आपको बताता हूँ, इस पॉइंट पे आते हैं हम। देखें, जो आसिम रजा साहब ने भी बात की, और उसके अलावा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं अगेन, और जो वर्ल्ड लॉ है, जो आपका दुनिया का कानून है, जो यूनिवर्सल लॉ है, जो नेचुरल प्रिंसिपल्स है, और जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं,
इन तमाम को भी अगर कलेक्टिवली आप देखते हैं, कहीं पे आपको मुकम्मल इस्तदना की एक इजाजत नहीं मिलती, ऐसे प्रोविजंस नहीं मिलते। बिफोर 27th अमेंडमेंट जो प्रेसिडेंट थे उनको इस्तदना थी, लेकिन वो इस्तदना सिर्फ आपकी उस हद तक थी कि जब तक प्रेसिडेंट एक सीट पर है, प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस होल्ड कर रहा है, उस वक्त तक प्रेसिडेंट के पास इस्तदना थी कि उसे अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के सामने। आप देखें हमारे जो इस वक्त मौजूदा नहीं है ना प्रेसिडेंट सर, साहब हैं, देखिए हमारे जो क्लियर होगा, जो हमारे टेंशन जो फ्री होगा, तो मुझे कहीं पेश नहीं होना, तभी तो वो सही से काम कर सकेगा। हमने तो ये नहीं देखा है जो नहीं आता है। देखें, आप मेरी बात समझें। अगर आप किसी एक को इम्यूनिटी देते थे कंप्लीटली, क्या एब्सोल्यूट पावर किसी को देना, एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देना, एब्सोल्यूट कवर देना, क्या उससे करप्ट नहीं बनाएगा? आप एक बात को समझे, जो आपके मौजूदा सदर हैं, सदर आसिफ अली जरदारी, प्रीवियसली उनके ऊपर कितने नेब के रेफरेंसेस चलते रहे, नेब के केसेस चलते रहे, और उसके बाद भी उनपे कितने करप्शन के इल्जामात रहे। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट नहीं, बात आप नहीं करना चाह रहा, क्रिटिसाइज लेकिन तो आप कर मेरी रहे हैं बात मुझे। समझे। ये तो देखें यही तो क्रिटिसिज्म है। हम इसी चीज से तो बरी देखें जिम्मा मैं चाह आपको रहे मिसाल दे रहा हैं। हूँ, देखिए मैं आपको एक आप मिसाल दे रहा और मैं एक हूँ। आम शख्स है, ठीक है, आप और मैं एक आम शख्स है, हम बैठ के अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म करेंगे तो ये गलत है ना। इसी चीज से तो बरी जिम्मा कराया गया है मैं उन्हें। नहीं जनाब, मेरी बात सुनिए। क्रिटिसिज्म हर एक शहरी का हक है। अगर मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूं, जैसे आसिम रजा साहब ने कहा कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक, वो अवाम के सामने, क्योंकि वो अवाम के एतमाद पे एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है। अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूं तो मुझे अपनी उन पावर्स को, उस पब्लिक ऑफिस को अब्यूज नहीं करना। मुझे कानून ने एक दायरा इख्तियार बता दिया गया है कि मेरा दायरा इख्तियार चले इतना है। आपकी अगर बात को मैं आसिफ रजा साहब उससे की तरफ ले एक्सीड जाता करके हूँ। मैं जाके अगर कोई एक्शन करता हूं, अगर उससे एक्सीड करके मैं जाके एक्शन करता हूं, मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं सदर पाकिस्तान हूं और मैं कोई ऐसा गिरास मिसकंडक्ट करता हूं, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चले आप कह रहे हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हासिम साहब, आप मुझे बताइएगा कि क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे अब्दुल्ला मुगल साहब, लेकिन अगर देखें हम एक शख्स को इतना क्लियर कर दें कि उस शख्स के ऊपर हमारा डिपेंड हो। देखें वो एक अनपढ़ शख्स नहीं है, वो पढ़ लिख कर आ रहा है, वो समझदार है, वो अक्लमंद है, फिर उसको ये पोस्ट दी जा रही है। जब उसको एक पोस्ट मिल गई है उसके बाद वो इस चीजों से बरी जिम्मा होता है। तो आप क्या समझते हैं, अभी भी ये चीजें गलत है? सर, अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ लूं आपसे। जी जी बिल्कुल पूछिए। क्या हमारे मौजूदा हुक्मरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से उलूम में दर्जे में बड़े थे, छोटे थे? छोटे हैं सर देखें, ये तो बात ही सर। खत्म मेरे कर दी सवाल का ना जवाब आपने। दें। आपने आपने बात माशाल्लाह खत्म बहुत कर सवाल दी, पूछे हैं। लेकिन मेरा अच्छा, मेरा जवाब ये नहीं है ना आपने सर। बहुत सवाल पूछे हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है। मेरा क्या जवाब ये नहीं है ना हाशिम साहब, मेरा जवाब नहीं, ये आपके होगा। पास जवाब आप नहीं, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता जी हूँ। जी वो उनकी जूतों के खाक के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा जब आपने, हजरत उमर नहीं है। फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी गवर्नेंस में, खिलाफत में कहते हैं कि मेरी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, तो फिर ये कौन है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती? ये कौन से दूध के धुले हैं, कहां से लेकिन आए हैं? ना लेकिन सर, देयर 234 इज वोट ए मिलने के बाद ये अमेंडमेंट जहां पास जुडिशियल हुई है सिस्टम सर। खत्म, ये सब भी कुछ तो खत्म। लोग है ना, ये भी तो लोग है ना आसिम रजा साहब। 234 वोट्स मिलने के बाद अमेंडमेंट पास हो रही है, ये क्यों है फिर? सर, उसमें 234 में से कितने फ्यूडल्स हैं जो पिछले 75 साल से सर्व करते आ रहे हैं अपने आप आबा अजदाद की तरह इन्हीं स्टेब्लिशमेंट के लोगों आप को। इस्लामी बात कर रहे हैं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना, तो उसमें भी तो हुक्म है ना कि भाई आप अपने लोगों से मुशावरत करके काम करें। अब यहाँ 234 वोट्स हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप बहस अगर इधर लेके जा रहे हैं तो मैं आपको सूरह बकरा का एक वाकया दे देता हूँ छोटा सा, कि अल्लाह के सामने कौन लीडर हो सकता है। प्रोफेसी की बात हो रही थी, जालूत और तालूत की, उसमें 2 या 3 कैटेगरीज बताएं कि ईमानदार हो आप समझ नहीं और रहे झूठा हो। आसिम साहब, आप समझ नहीं रहे। देखें मेरा समझाने पब्लिक का ऑफिस में जो सिर्फ लोग आए मकसद है, हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि वो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउजुबिल्लाह बढ़े हैं, ऐसा तो कहा ही नहीं है कभी भी, और कोई ये नहीं कह रहा। एक बेंचमार्क है, आप समझ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन रहे। है, एक मुल्क का बड़ी कानून माजरत, है सर। मुल्क के बड़ी कानून की बात माजरत, हो रही है, मुल्क के लोगों की बात की जाएगी। बड़ी माजरत आप इसको सर, डायरेक्टली बड़ी कनेक्ट नहीं कर माजरत, सकते। बड़ी माजरत। देखें, ये जो जितनी भी हिस्ट्री है ना हमारे पास, चाहे इस्लाम की लें चाहे दूसरी लें, ये हमारे पास बेंचमार्किंग के लिए है, हमारी नमूना जिंदगी है। ये इसी के ऊपर रखते हुए हम अपने अतवार, अपने कानून बनाते हैं।
ऐसा ही ना सर, पुराने मजीद बिल्कुल ऐसा ही है। बेंचमार्क है ना, उसमें से हमने बेंचमार्किंग कर ली। लेकिन उसके बाद फिर हम ये इतना बेंचमार्किंग प्रयास भी तो करते हैं ना सर, उन्हीं चीजों को सॉरी लेते हुए। अभी कहने का मकसद ये है कि आप ये बताइएगा कि ये 27 अमेंडमेंट आवाम के लिए कैसे नुकसानदेह साबित हो रही है। मुझे सिर्फ एक इस चीज का आंसर दे दीजिए। सर आप मुझे एक बात बताइए, जी पावरफुल आदमी कोई जुर्म करके आ जाए बंद कमरे में, ठीक है, कोई किसी भी किस्म का जुर्म करके आ जाए, चाहे वो दानिस्ता हो या ना दानिस्ता हो, उसकी सही अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे मुल्क में जितना पैसा देखें, पास्ट में जितना भी पैसा आया, जो भी लगा, जो लोगों के लिए लगना था जी और जो बेचारे गरीब आवाम पे नहीं लग सका, क्या गारंटी है कि अगले आने वाले टेन्योर में या प्रेजेंट टेन्योर में वो पैसा अवामुन नास में लगेगा? जबकि सर, अब तक अरबों रुपए की करप्शन अभी आ तक चुकी तो है हमने सामने। दिया ही नहीं था ना, क्लियर ही नहीं किया दूसरा, था। एक सवाल मैं आपको और दे दूं, आई डोंट वांट टू पुट यू इन अ वेरी हार्डकोर पोजीशन। आप मुझे बात बताइए, आज तक पब्लिक सर्विसेज के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के कितने पब्लिक ऑडिट हुए हैं 75 इयर्स में? पब्लिक का पैसा अरबों खरबों में आप लेते हैं, उसके बाद अपना पब्लिक ऑडिट करवाने में आपकी जो है ना हवा खिसक रही होती है। आप अभी मैं ले लेता हूं, पाकिस्तान आर्मी के यही तो रीजन है। ऑडिट हमने सोशल पब्लिक मीडिया ऑडिट पे हुए? बैठने आज तक पब्लिक ऑडिट हुआ है उनका? नहीं। लोगों ने कोई हमारे माइक का लाल गरीब कर नहीं सकता। हमारे लोगों को गलत कहना शुरू कर दिया है। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे सवाल का आंसर देना सर। आप बात घुमा रहे हैं। आपको जवाब दे तो रहा हूं। नहीं, मैं आपको यही जवाब दे रहा हूं, जब आपने इम्यूनिटी दे दी किसी को, कह रहा हूँ कि आवाम के लिए कैसे नुकसान दे। इसीलिए यही तो नुकसानदेह है कि एक शख्स को आप इतना पावरफुल बना दिया है कि ना उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ना उससे पूछ सकते हैं, ना उसको आप सजा दे सकते हैं। तो उसका जो जी में आया कर ले। भाई नबी तो है नहीं वो अल्लाह माफ करे। आसिम रजा साहब, आपकी इजाजत से मैं इंटरप्ट करूंगा इसमें, वेरी सॉरी। जो बात जो 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 मुस्लिम साहब, जो आपने सवाल आसिम रजा साहब से किया कि ये अवाम के लिए कैसे नुकसान है, एक सिंपल सी बात है, एक लेमैन क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि आप बताइए कि अगर किसी भी शख्स के कोई राइट्स वायोलेट होते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से किसी के साथ कोई नाइंसाफी या नाजायजी की जाती है या उसके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं, बेसिकली उसके पास क्या फॉर्म बचता है? कोर्ट जाने का। सिंपल कि वो कोर्ट जाएगा। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं, आपके घर से कोई बंदा मिसिंग पर्सन हो जाता है, ठीक है, मिसिंग पर्सन के कितने केसेस है हमारे पास। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको आपके साथ कोई एम्प्लॉयमेंट का इशू हो जाता है, या कोई भी वो मसला जो कि अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल करता है, जिसके पास आपका फॉर्म सिर्फ आपके पास अदलिया थी कि आप जाके गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन करवा सकते थे, गवर्नमेंट के किसी भी गलत ऑर्डर को रिवर्स करवा सकते थे, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को आप रिवर्स करवा सकते थे, नल एंड वाइट करवा सकते थे। कोई भी कानून जो अवाम के जो वेलफेयर है उसके बरक्स आ जाए तो आप उस वक्त उसे कोर्ट में चैलेंज करके उस पूरे लॉ को सेटिसाइड करवा सकते थे, अल्ट्रा वायरस करवा सकते थे। आप मुझे एक बात बताएं, आप ये आंसर दीजिएगा कि अभी तक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा कि लोग जा सकते थे, कोर्ट में जाके कर सकते थे, तो अभी तक वुकला ने क्या किया? इतने मिसिंग पर्संस के केसेस थे, आज तक सॉल्व नहीं हो सके। इतने केसेस, रेप केसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप वेबसाइट उठा के देखें, वेबसाइट पे रेप केसेस दिन भर के भरे हुए, आज तक वुकला ने वो क्लियरिफाई नहीं किए। तो फिर जब अगर एक चीज को क्लियर कर दिया गया तो फिर उससे क्या मसला है? देखें, मैं कैटेगोरिकली आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। मैं उसी को पहले अपने आंसर को कंप्लीट करूंगा। मेरा सवाल जो था, मैंने जैसे कहा कि पहले आपके पास एक फॉरम था, वो आज भी आपके पास फॉरम मौजूद है कोर्ट का। जैसे पहले आप चले जाते थे आर्टिकल 199 के रिट को। जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, 199 में आप जाके हाई कोर्ट में रिट इन्वोक करते थे, चाहे आपके मिसिंग पर्सन का मामला हो या किसी पब्लिक ऑफिस का मामला हो, या फिर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डायरेक्शन लेनी हो, या गवर्नमेंट के किसी एक्ट को अल्ट्रा वायरस करवाना हो, उसे सेटिसाइड करवाना हो, एक फॉर्म मौजूद था। अब आप मुझे बताएं, जो अदलिया थी, जो एक आजाद अदलिया थी, जो अपने डोमेन में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द रूल्स, वो एक अपना फंक्शन करती थी। अब जब एक जज को आफ्टर 27th अमेंडमेंट एक जज को यह अप्रीहेंशन होगा कि अगर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला दूंगा तो मुझे एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरी हाई कोर्ट में फेंक दिया जाएगा। अगर एक जज को ये खदशा होगा कि मैं सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई अगर डिसीजन दूंगा तो पार्लियामेंट्री कमेटी मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रूव नहीं करेगी। देखें, तो फिर आप इधर उधर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं देखिए, किया मेरी जाएगा। बात सुने, पहले भी नहीं हुआ ना ये काम, अभी देखिए क्यों ये हुआ है? काम, मैं आपको रीजन दे रहा हूँ ना आप सर। मेरी बात समझे, अमेंडमेंट क्यों आई? वो आने की वजह ये कि पहले वाले काम इतने पेंडिंग में पड़े हुए थे,
जो वकला आजाद नहीं, होने के आप शायद इन चीजों से, आप शायद बेसिक प्रिंसिपल से कंप्लीटली अनअवेयर हैं। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को नहीं समझे। आप मेरी बात को समझे मैं पहले। आपकी बात मैं जो समझ गया। आपके साथ जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरी बात यह है कि एक बंदा, अगर मैं आपके ऊपर एक कोई इन्फ्लुएंस रखूं, अगर मैं, आप एक इंडिविजुअल शख्स हैं, अगर मैं आपके ऊपर कोई एक इन्फ्लुएंस रखता हूं और आपके ऊपर कोई ऐसी फोर्स कर देता हूं, तो क्या आप उस अंडर इन्फ्लुएंस रहकर, एक मेरे किसी फोर्स में आकर, क्या आप आसिम रजा साहब के साथ इंसाफ करेंगे? अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस करता हूं, आप यकीनन मेरे इन्फ्लुएंस में वो नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब एक जज, जो सिटिंग जज होगा, जिसे ये एप्रीहेंशन होगा कि अ, आपको सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन देना है, वो गवर्नमेंट जो आपको एक हाईकोर्ट से उठाकर दूसरी हाईकोर्ट में फेंक देगी, वो पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस के, अगर आप पार्लियामेंट में बैठे हुए किसी पार्लियामेंट के किसी एक्शन के, किसी बने हुए लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे, तो शायद आपको एलिवेट नहीं किया जाएगा। आपकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है 26 अमेंडमेंट में, वो आपको डिसलाइक करेगी, आपको मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट के ओरिजिनल पावर से, अंडर आर्टिकल 184 में जो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स थे, अब अंडर जी आर्टिकल 199 में जो हाई कोर्ट के पावर्स थे, वो सारे पावर्स ले लिए गए। वो लेकर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो कोर्ट जिसको पार्लियामेंट सिलेक्ट करेगी, जिसे हुकूमत सिलेक्ट करेगी। आप बताएं, जो हुकूमत के सर, लगाए हुए इससे क्या जजेस होंगे, मसला क्या है? वो हुकूमत के खिलाफ फैसला देंगे? आप पार्लियामेंट में बताएं, आने वाले अवाम, लोग कौन होते हैं? आप मुझे बताएं ना, आप मेरी पार्लियामेंट में आने वाले लोग आप कौन होते हैं? देखें, उसमें क्या मेरी बात मसला सुने है? आप। नई कोर्ट बना एक दी गई। एक इंडिपेंडेंट आर्गन है, एक इंडिपेंडेंट आर्गन है जिसे इंडिपेंडेंटली वर्क करना है। आप देखें, एक बात सिंपल सी है समझने की, हुकूमत के लगाए हुए जजेस क्या हुकूमत के खिलाफ फैसला देंगे? आप मुझे एक बात का जवाब बताएं। हुकूमत के सर, लगाए हुए जजेस हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं देंगे। एक वो जज हुकूमत जिसे अगर गलत एप्रीहेंशन करेगी होगा। तब ना। सर देखें, हुकूमत अगर गलत करेगी तब ना। आप यहाँ तो तब की बात है ना। अभी मैं आपसे अब मैं आप आसिम रजा कितना साहब की मुतमईन है तरफ। अपनी हुकूमत से? आप अपनी हुकूमत से कितना मुतमईन है जनाब? आप आपको मेरी कितने बातों से नहीं लग रहा? आपको मेरी सर, बातों से नहीं लग रहा मैं कितना मुतमईन आप हूँ? अपनी हुकूमत से कितना मैं मुतमईन है? अपने शहर में तेरह बैठ अगस्त के 2025 को। आजादाना राय दे सकता हूँ। मैं हवा में सांस ले रहा हूँ। मैं अच्छा खा पी रहा हूँ। मैं अपनी हुकूमत से मुतमईन हूँ। बस मुझे जी बड़ी आसिम माजरत के साहब, आप साथ, क्या कहना बड़ी चाह रहे हैं? माजरत के साथ, किबला, आप जो है मैं अगर शायद आपकी इजाजत हो, जी जी, जमहूरियत किबला से फरमाए। ना वाकिफ है। किबला अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2-3 छोटी सी जी तमीज जी जी, बांध के फरमाए। आपको सर, ये इनायत बताना इनायत चाहूंगा कि आपने फरमाइएगा। सवाल किया था कि आवाम को इससे क्या नुकसान क्या होगा। फायदा है? ठीक है सर, हम्म। या फायदा है? फायदा। सर, भुट्टो साहब के जो कातिल हैं आज तक सरफेस पे नहीं आए, पहला नुकसान। बेनजीर के कातिल सरफेस पे नहीं आए, ये नुकसान। देखें, एसएचओ को कोई चमेट मार देना मोहल्ले में, वो अंदर से घुस के निकाल के ले आता कि किसने हरकत की। ठीक है, इतने बड़े बड़े लीडर चले गए, कुछ नहीं हुआ। एपीएस की, अब जो सब में बड़ा नुकसान होगा ये होगा, एपीएस स्कूल की 250 माएँ उस दौर में रोई हैं कि जबकि इस्तिस्ना खाली प्रेसिडेंट को थी, तो 250 रोई हैं। इसके बाद ये होगा कि कम से कम 2.5 लाख माएँ रोएंगी। एहसानुल्लाह एहसान दोबारा जेल के अंदर जाके रिहा करवा लिया जाएगा, किसी के बाप को नहीं पता चलेगा कि किसने किया किसने काम नहीं किया। सर, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग की मैं बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बात बताइए, इतने बड़े एपीएस स्कूल का मुजरिम जो कि सजा याफ्ता था, उसको निकाल के बाहर उठा के फेंक दिया किसने? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने, किसी डीजी ने, किसी इदारे का कोई डायरेक्टर जनरल था, कौन था, किसने किया? किसके माई के लाल में हिम्मत है कि जो जाके ये काम कर ले? फिर अब आप जो कह रहे हैं ना कि क्या सर, होगा, ये होगा कि एक कोर्ट का आपकी फैसला बात आता को है। ही देखिए, आसिम एक साहब कोर्ट का काउंटर फैसला आता करूंगा। है ये सारे काम किसी के लिए कि 27वीं भाई आईनी जाके तरमीम उससे से मिल लो, पहले हुए हैं। किसी के लिए फैसला आता है कि जाके मिल लो। वहां के जेलर की इतनी हिम्मत होती है कि वो जज के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल देता है। इससे बड़े बड़े इकदाम होंगे इसके बाद, सारा लॉ मिट जाएगा, इंसाफ सर, खत्म ये हो सारी जाएगा, चीजें ठीक है, पहले हो पावरफुल रही और थी, पावरफुल हो जाएगा। अब नहीं होंगी। मैं यही कह रहा हूं, ये सारी चीजें पहले हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि ये सारी चीजें एक शख्स के हाथ में नहीं थी। अब एक शख्स के हाथ में दे दी जा रही हैं तो नहीं होंगी। बिल्कुल, अब ऐसा होगा कि खरबूजा खरबूजे को देकर रंग पकड़ेगा और पुख्ता हो जाएगा। वेरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि ये तरमीम जल्दी जल्दी लाई गई हैं। नहीं, मैं तो कहता हूं सर, ये जो काम कर दिया गया है इससे बढ़ के होना चाहिए। ये छोटा काम किया है, इनको पूरी इम्यूनिटी होनी चाहिए। जन्नत में भी जब जाएं और वहां पे जब सवाल जवाब आते हो, बोले कि जी हमारे पास पाकिस्तान के आइन की तरमीम है, हमें अंदर जाने दो।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई फरिश्ता होगा कि जो पाकिस्तान के आइन की तरमीम को मानेगा। अच्छा, मैं जब वो नहीं देख रहा मान रहे हूँ, तो हम कैसे माने? मैं आसिम रजा साहब के बाद अब यहाँ अब्दुल्ला साहब की जानिब बढ़ूंगा दोबारा। अब्दुल्ला साहब, मुझे ये भी बताइएगा, अगर किसी सूबे को चैलेंज करें तो अदालत किस आईनी बुनियाद पर फैसला करेगी? मैं आपका सवाल नहीं समझा, प्लीज आप सवाल अपना रिपीट करें। कहने का मकसद ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है अक्सर फैसलों में कह चुकी है कि हम पार्लियामान की तरमीम करने की अथॉरिटी बढ़ा देंगे, कर देंगे, ये सारी चीजें कर देंगे, जैसे कि 21वीं तरमीम के इसमें देखा जा गया है ना। लेकिन अगर किसी सूबे की बात की जाए तो किसी सूबे की अंदर भी कुछ चैलेंजेस होंगे। गवर्नर की बात की गई है इस 27वीं आईनी तरमीम के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नर को भी इस्तिस्ना हासिल है? थोड़ा सा जी इसको गवर्नर आप को वाजे करेंगे, आप वाजे जी करेंगे, ठीक है ना? जी देखें, 27th अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 248 है, उसमें जो वाजे किया गया है इस्तदला का, जो जितने भी प्रोविजंस है, चाहे वो प्रेसिडेंट्स के रिलेटेड हो कि प्रेसिडेंट को उनकी ऑफिस होल्ड करते हुए भी और लाइफ टाइम तक इस्तदला हासिल है, इसी तरीके से फील्ड मार्शल को भी लाइफ टाइम एक इस्तदला दे दी गई। इसी के साथ साथ जहां पे प्रोविजंस आई बिलीव अंडर क्लास 7 ऑफ द आर्टिकल 248 जो अमेंडमेंट लाई गई है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि गवर्नर को भी इस्तदना होगी, बट गवर्नर की जो इस्तदना है, जो उसे इम्यूनिटी दी गई है गवर्नर को, वो सिर्फ उस पीरियड तक है जब तक गवर्नर साहब अपनी गवर्नेंस की ऑफिस को होल्ड करेंगे। जब तक वो गवर्नर रहेंगे तब तक तो उन्हें इस्तदना है, बट उनकी ऑफिस छोड़ने के बाद उनको इस्तदना नहीं होगी। तो अच्छा, देखिए ना, एक चीज जो ये आप भी तो आवाम के लिए अच्छा है ना कि भाई एक गवर्नर होगा जिसके पास सारी अथॉरिटीज होंगी और वो सही काम कर रहा होगा। मिसाल हमारे सामने कामरान डिसोरी की मौजूद है कि वो ऐसा काम आवाम के लिए कर रहे होते हैं। अब अगर वो गवर्नर हैं और उनके ऊपर से ये सारी चीजें हट गई हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पहले किया भी है, तो अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो इसमें क्या बुराई है? देखें, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप वो जो एक आम सी बच्चों वाली मिसाल हम सुनते हुए आ रहे हैं कि सो चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली, इस तरीके से तो नहीं हो सकता। अगर आप किसी ने कोई जुर्म किया है, अगर किसी ने अवाम पब्लिक देखिए, ऑफिस ये को सौ चूहे खा अब्यूज के किया है, बिल्ली हज किसी ने को अवाम जाती का हक खाया है। है, किसी ने एक एग्जाम्पल पैटर्न सेट किया जा रहा है यहाँ पे, एक सेट किया जा रहा है पैटर्न कि आगे आने वाले जो लोग होगा। अभी होता क्या है मैं आपको बताऊं, होता ये है कि एक शरीफ शख्स कभी भी नहीं सोचता गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या फील्ड मार्शल बनने की। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि हमें बाद में ले जाके कोई केसेस बना के हमें अंदर डाल दिया जाएगा। मेरी ये बात केसेस समझ रहे कौन हैं आप? बनाता है? मुझे आप इस सवाल का जवाब देंगे, कोई केसेस कौन बनाता है? सर, केसेस बनाने वाली हमारे अदलिया कौन है? अदलिया केसेस बना ही नहीं सकती जनाब। अदलिया के पास तो केसेस लेके जाए जाते हैं। आप लेकिन अदलिया खुद से लेकिन अपने उस बैठ वक्त के नहीं केसेस होते नहीं ना, बनाती। उस वक्त नहीं होते, वो बनते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। कौन आप मुझे बनाता है? बताएं इस वक्त कौन बनाता है? पाकिस्तान के अंदर यहाँ कितने पे एक केसेस? जवाब आप मुझे बताएं, जो आपने बात की कि केसेस बना दिए जाते हैं, आपके केसेस कौन बनाता है? यकीनन आप इस बात का जवाब नहीं देंगे। अगर आप इस बात का जवाब दे पाए कि केसेस कौन बनाता है, तो मुझे एक बात का और जवाब दीजिएगा कि जब सेनेट में वोटिंग होती है 27th अमेंडमेंट पे, एक सेनेटर अबड़ो साहब वोट देने के बाद आर्टिकल 63A के मुताबिक उनकी पार्टी उन्हें डिफर करवा देती है इस पॉइंट पे कि उन्होंने हमारे अगेंस्ट जाके, पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर वोट दिया। वो बाद में वोट देने के बाद कहते हैं कि वो मुझ पे वोट रूल दिलवाया के गया है। तहत हो रहा है ना काम। वो आप कहते हैं भी कि तो मुझसे बता वोट रहे हैं। दिलवाया गया है। वो कहते हैं कि वोट मुझसे दिलवाया गया है। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू कास्ट वोट इन फेवर ऑफ द 27th अमेंडमेंट। मुझसे वोट करवाया गया है। आप मुझे बताइए, ये वोट किसने करवाया था? और जो केसेस लाए जाते हैं, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पर्टिकुलरली अगर मैं वर्ड यूज करूं, तो वो किसके थ्रू की जाती है? कौन है जो पार्लियामान को आपकी चला रहा है? क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्लियामेंट जो है वो आप बताएं, आजादा तौर पे चल रही आप है? बताएं अब्दुल्ला साहब, कौन चला रहा है हमारी पार्लियामान को? मुझे नहीं मालूम, सर आप आप बताइए। बताए ना। सर, आपने मुझे जो नहीं मुझे टर्म मालूम, आप यूज बताएं किया। सर। आप लॉयर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप कराची बार एसोसिएशन के अच्छे खासे नुमाइंदे हैं। मुझे बताइए कौन चला रहा है? सर, मुझे अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट को चलाते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे जजेस सर मैं जो पूछ रहा हूँ कि कौन आज चला रहा अपने है? आप को, आप मुझे आंसर दीजिए ना। सर आपको नामालूम है, नजर बड़े नहीं आ अफसोस के साथ नामालूम है। बड़े सर, अफसोस के साथ अगर नामालूम है। सर आपकी अगर पार्लियामेंट अगर नामालूम है। आपको एक एडवोकेट होने के बावजूद नहीं मालूम, तो ये बताइए कि फिर वो सही आ रही है तरमीम? चले, मैं कि इसको, जब अगर आपको कुछ आपको इसका मालूम नहीं है, मैं तो इसका फिर आंसर ना वो आपको एक एक रेफरेंस से दे देता हूँ। मैं इसका
मैं इसका आंसर आपको एक रेफरेंस से दे देता हूं कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ज्यादा पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक वीडियो उठा के देख लें जिसमें हमारे एक्स साहब कहते हैं कि आज के बाद हमने फैसला किया है कि आज के बाद। तो इसमें क्या बुराई आप है? क्या समझते हैं इस बात से? आप बताएं। चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट के फंक्शंस है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, जो एक होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सर आप क्या बात करें, आप बिल्कुल जमहूरियत से नावाकिफ हैं। आपको पता है जमहूरियत किसे कहते हैं? इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा था? मैं द जानता हूँ कि डेमोक्रेसी जमहूरियत इज द किसे कहते हैं गवर्नमेंट और ऑफ। ये सारी चीजें क्या है, मैं बिल्कुल सर अच्छी आप जानता हूँ। मुझे आप मैं मेरी सिर्फ आपसे। आप एक जी जी बात बोलिए। समझें, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेट द गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जो हम्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ अवाम की गवर्नमेंट होती है। आपका आइन कहता है, आपके अच्छा। आइन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं। आपके आइन में एग्जीक्यूटिव अवामी नुमाइंदे। आपके ठीक है। आइन में जो जजेस हैं वो जजेस आपके अवाम में से आने वाले हैं, जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 175 उन्हें सिलेक्ट अपॉइंट करेगी। आप कहते हैं कि चलिए, मैं आपके पास एस्टेब्लिशमेंट की दोबारा इंटरवेंशन आता होनी हूँ चाहिए। रजा साहब। मैं आसिम रजा साहब को देख रहा हूँ, आप बड़ी मुस्कुराहट दे रहे हैं और इन गुफ्तगू पे। मुझे आप बताइएगा आसिम साहब कि ये गवर्नर को भी इस्तिस्ना हासिल दिया जा रहा है, गवर्नर को भी इस्तिस्ना, तो ये सही नहीं है कि भाई एक गवर्नर भी अच्छे तरीके से काम कर लेगा, लोगों के साथ रह के, लोगों में रह के। और मैंने जैसी बात इनसे कही, अब्दुल्ला भाई से, कि मुझे ये बताइए, एक शख्स जो आम सा शख्स है, बहुत छोटा है, समझदार इतना ज्यादा नहीं है, अगर वो चाहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फील्ड मार्शल बने, लेकिन वो इस खौफ से पीछे हट जाता है कि मुझ पे बाद में केसेस बना दिए जाते हैं, तो क्या ये सही नहीं है कि उनको बरी जिम्मा कर दिया जाए? तो फिर ये एक आम शख्स भी आगे आ सकता है। हसीना वाजिद पहले ले लें, पड़ोस में ही है, जो हमारे मुल्क का हिस्सा होती थी। जी ठीक है, बिल्कुल सही इकदाम उनकी जुडिशरी ने दिया है, अकाउंटेबिलिटी थी। ठीक है ना सर, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर, अब आप बोलेंगे मैं 1971 में चला गया, उस टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत लॉ था। ठीक है, वहां पे जो 1 लाख से जायद माएँ जो रोई थी हमारी स्टैब्लिशमेंट के 95,000 लोगों ने जो रेप किए थे बंगाली माँ बहन बेटियों के, सर उनका भी तो उस टाइम पे सबूत लॉ नहीं मिल नहीं, सका उस ना टाइम पे हमें। लॉ थोड़ा बहुत था सर, थोड़ा बहुत था। उसके बाद सर जब भी सबूत हमूद नहीं है ना। कमीशन रिपोर्ट बनी, देखिए, मैं आपका एक जवाब दे रहा हूँ ना कहना सर। अलग बात है, एक कहना अलग बात है, बोलना, उसका हम दलील होना ये एक बड़ी हमूद जरूरी निर्माण चीज है। कमीशन रिपोर्ट खोल दें आप, हमूद निर्माण कमीशन खुलवा दें, रिपोर्ट खुलवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। वरना मैं तो कहता हूं कि अल्लाह करे कि सब गलत हो, और अगर ये गलत है तो हमारी स्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को चाहिए कि हर उस वीडियो बनाने वाले को और डॉक्यूमेंट्री लिखने वाले को सू करें, खरबों डॉलर मिलेंगे, मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। सर ये एक एम्पावरमेंट का मतलब है कि बांग्लादेश में 91 में सिर्फ 1 लाख औरतें रेप हुई थी, अब जो है करोड़ हुआ होंगी अगर ऐसा निजाम आता चला गया। दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द लाइफ, वेदर समवन लाइक्स इट और नॉट। मगर फैक्ट यही है कि आप जितना एम्पावर करेंगे, देखें आप श्योर तो नहीं कर सकते कि सारे के सारे दूध के धुले होंगे। भाई हमारे फील्ड मार्शल साहब माशाल्लाह से हाफिज कुरान है, बहुत अच्छे हैं वो, मगर कल को जब कल को अल्लाह उनको जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे इंशाल्लाह ताला, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर कल वो मरेंगे ना, तब उनकी जगह अगर कोई करप्ट आ गया, ऐसा जैसा कि माजी में था, शराबों के गिलास और जाम उठा के फैसले करता था, बांग्लादेश को तोड़वा देता था और अपने नशे में मस्त आता था, उस जैसा आ गया तो फिर क्या करेंगे? 71 में तो 1 लाख थी, आगे आने वाले टाइम में करोड़ों होंगी अमेंडमेंट सर। तो अभी 2025 में हो रही है, 1971 तो में नहीं सर हुई है। फ्यूचरिस्टिक काम में रखा गया ना कि इनको नहीं किया जाएगा, बिल्कुल इनको नहीं किया जाएगा, ये बहुत अच्छे हैं, ये माशाल्लाह से बहुत बड़े हाफिज कुरान है, आयतें पढ़ पढ़ के जो ना अभी पूरी देखे जंग ना, इन्होंने इन्होंने माशाल्लाह से जीती है। इतनी बड़ी जंग लड़ी है वही बोल रहा हूँ, बुनियादी। तो बिल्कुल, फिर वो तो शुक्र अदा फिर करें तो आप हमारे लोग एयरफोर्स के उससे, चीफ का, आप तो एग्री है, एयरफोर्स फिर के चीफ बात का ही शुक्र खत्म हो अदा जाती करें है। सर, एयरफोर्स के चीफ का शुक्र अदा करें कि उसने जंग जितवा दी। तो मैं सर कह रहा मैं हूं ये बहुत अच्छे हैं, मगर क्या गारंटी है आगे आने वाला इससे ज्यादा अच्छा होगा? देखें, जब ये अच्छे आए हैं तो आगे आने वाला भी अच्छा ही होगा, उसको भी देख के रखा जाएगा। जब इनको बिल्कुल रखा ऐसे ही गया हुआ है था, तो आगे आने वाले बिल्कुल को ऐसे रखा ही हुआ था। जाएगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान ने यही सोचा था, इमाम अली के बाद यजीद आ गया, पूरा गला काट के रख दिया आले रसूल का, यही इंपावरमेंट हुई थी।
माविया ने यही कह के कहा था कि मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूं, हालांकि हजरत इमाम हसन ने कहा था तू अपने बाद बेटे को अपॉइंट नहीं करेगा। एम्पावरमेंट थी सर, उसको पुख्ता कर दिया था, यजीद को इतनी पावर दे दी कि रसूल के नवासे के गले पे छुरियां चल गई और 20,000 मुफ्ती कुरान बैठे हुए देखते रहे, अल्लाह अकबर का नारा मार के इमाम हुसैन की गर्दन कलम की थी। ये होगा अब इस पाकिस्तान के साथ। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी देखें आप, मैंने कहा ना, आप बहुत या तो पीछे की मिसाल दे रहे हैं या बहुत आगे की मिसाल दे रहे हैं, आप अभी की बात नहीं कर रहे। सर हम भाई कुरान है ही पीछे से 1400 साल पुराना, कुरान तो तो आज भी है ना, पीछे की किताब है, पीछे की किताब छोड़ दे क्या? नहीं, कुरान तो हमेशा के लिए है, कुरान तो हमारी दलील है, तो उसी कुरान में तो प्रिंसिपल है भाई। नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने देखें जो जुडिशियल सिस्टम है, आपने इंसाफ करना है, हर जुर्म की सजा है, वरना अल्लाह भी कहते हैं इंसाफ कहाँ नहीं हो रहा है, ये बताया ना मुझे आप। इंसाफ होगा ना, फील्ड मार्शल ने अभी आपने कहा कि इंसाफ किया, सारी चीजें कर रहे हैं, तो फिर क्या मसला है? नहीं, मैंने कब का इंसाफ किया? मैं ये कह रहा हूं कि भाई वो हो सकता है कि बहुत ही अभी तो आप फील्ड मार्शल के गुन गा रहे थे। नहीं, मैं गुन नहीं गा रहा था, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि वो ये सारा कुछ इनमें खूबियां हों, मगर क्या गारंटी है कि अगले वाले में होंगे? तो देखिए, सिस्टम बनाया जाता है, पर्सनैलिटीज नहीं बनाई जाती। फिर दूसरी बात यह है कि आप मुझे बात बताइए, प्रेसिडेंट का क्यों इस्तिस्ना हासिल है, खाली प्राइम मिनिस्टर का क्यों नहीं हासिल है? बेचारा ऑफिस में वो बैठता है, दिन भर सड़कों के चक्कर वो काटता है, जूतों में पानी भर भर के बारिशों का जाके काम करता है, सड़कों पे जाके सारी पॉलिसीज वो बनाता है, उसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। जो खाली साइन करता है बिल के ऊपर, उसको इस्तिस्ना हासिल है। सर जो साइन करता है उसको इस्तिस्ना हासिल हो गया। क्यों भाई? जिसने वर्किंग की है बेचारा, उसका क्या कसूर है? मैं तो कहता हूं पूरे प्राइम मिनिस्टर को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, असेंबली आप बताएं क्यों हासिल नहीं है? आप बताइए आसिम साहब, क्यों हासिल नहीं है, क्यों नहीं दिया गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्यों नहीं दिया गया? मैं आपको बेहतरीन हल बताता हूं, इसका बेहतरीन हल बताता हूं। ये क्या करें, ये सारी असेंबलीज डिसॉल्व कर दें, सिर्फ वाहिद जो हमारे चीफ मार्शल है उनको हेड ऑफ स्टेट रखें, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाए, उनकी $10 मिलियन पर मंथ की उनकी तनख्वाह होनी चाहिए, सारे उनके मातहत हों, सब कुछ उनके मातहत हो। ये सारे पॉलिटिशियन जितने फ्यूडल्स हैं ना, इन सबको भी खत्म कर दें, नया ब्लड ला के ना कहना काम शुरू करवाएं, आइए कहना खत्म, कहना ना ये रहेंगे ना इतना क्रिटिसिज्म रहेगा। एक 35 ईयर ओल्ड यूथ को उठा के बैठा दो, कहना भैया ये भी प्रैक्टिकल करके देख लें, जब ये करके देख रहे हैं यूथ हो सकता है इनसे ज्यादा अच्छा काम करे। बिल्कुल सही, लेकिन मैं आप दोनों की बातों से सहमत नहीं हूं और इससे इख्तिलाफ रखता हूं कि एक शख्स को जब चार्ज दिया जाता है तो उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना भी बहुत जरूरी होता है, उसको सारी चीजों की। मैं तो कह रहा हूं दे दे सारी, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, सारी टोटल सारी। नहीं, आपकी पहले वाली बातों से मैंने कहा इख्तिलाफ रखता हूँ, ये वाली बात तो आपने कहा ना कि फील्ड मार्शल ने बहुत अच्छे काम किए, तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही कहता हूँ। अब्दुल्ला साहब, मुझे आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, उसके बाद हमारा जो वक्त है वो आखिरी लम्हात है हमारे प्रोग्राम के, तो मैं चाहूंगा थोड़ी सी आप बता दें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है 27वीं आईनी तरमीम, तो क्या कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी एक चीज से फायदा हो सकता हो? देखें, जो 27वीं तरमीम है, अगर 26 अमेंडमेंट से आप पूछते तो शायद मैं आपको बताता कि 26 अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 9A की अमेंडमेंट की गई थी, 26 अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 9A की अमेंडमेंट की गई थी, राइट टू हैव सस्टेनेबल, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, तो मैं डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करता। बट अगेन 26th अमेंडमेंट हो या 27th अमेंडमेंट हो, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को चैलेंज करती है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वो अबॉलिश करती है, डिस्ट्रॉय करती है, आपकी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको। देखिए अवाम का किस तरीके से नुकसान होगा इसमें, ये इस 27th अमेंडमेंट के बाद आपके इल्म में शायद हो या ना हो कि 13 अगस्त 2025 को एंटी टेररिज्म एक्ट जो है हमारा, उसमें तरमीम लाई गई। उस तरमीम में क्या होता है, मैं छोटी सी आपको मिसाल देके समझाता हूँ कि अवाम का नुकसान क्या होगा। ठीक है, एंटी टेररिज्म एक्ट में तरमीम लाई गई कि किसी भी शख्स को अगर उठा लिया जाएगा एंटी टेररिज्म एक्ट के मुताबिक, तो उसे 3 महीने के लिए रिमांड में ले सकती हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या कोई दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उसको अपने 3 महीने के लिए रिमांड में ले सकती है। अब वो एंटी टेररिज्म का एक्ट आप पर भी लागू हो सकता है,
मुझ पे भी लागू हो सकता है, आसिम रजा साहब पर भी लागू हो सकता है। क्या आप अपने बट आप को वो जब दहशतगर्द होगा ना समझते हैं? जब मैं कोई गलती करूंगा। अगर मैं आप पे झूठा इल्जाम लगाता हूं, तो क्या आपका आपका आइन कहता है, आपका आइन एक चीज कहता है, देखिए आप मेरी बात को समझे, आपका आइन कहता है जी कि जी। आर्टिकल 10 आपका कहता है, आर्टिकल 10 ए आपका फेयर ट्रायल की बात करता है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, आर्टिकल 10 कहता है आपको नियरेस्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोई भी अगर आपके ऊपर एक्यूजेशन आती है कि अगर आपने ठीक कोई है। जुर्म किया है तो पेश किया जाएगा कोर्ट के पास, और कोर्ट फर्दर इन्हें पुलिस रिमांड में देना है या फिर जुडिशियल रिमांड में, जुडिशियल जो कस्टडी है उसमें भेजना है, सरकारी मेहमान बनाना है उसे। आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं ये कह रहा था, इस तरीके के जो कानून बनाए जाएंगे जो अवाम के खिलाफ होंगे, जिस तरीके से ये एंटी टेररिज्म एक्ट में तरमीम लाई गई कि 3 महीने के लिए आपको उठा लिया जाएगा, ना आपका रिमांड पेश होगा, ना आपको बेल मिलेगी, ना ही आपको बताया जाएगा किस वजह से आपको उठाया गया है। इस तरीके से जब आप अवाम को खौफजदा करेंगे, पता है ये कानून कब आया था, इस कानून की बेसिस क्या है? कि 1918 में ये कानून इंडिया में लाया गया था, कांग्रेस में। किस लिए लाया गया था? ताकि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो आजादी की जंग लड़ रहे थे उस वक्त हम्म। इंडिया में, तो उनको दबाने के लिए ये कानून लाया गया था, रोलेट एक्ट के नाम से। अब जो 2025 में पाकिस्तान में जो ये तरमीम लाई गई है रोलेट एक्ट के मुताबिक, वो जो तरमीम है इसलिए लाई गई है ताकि जो शख्स डेमोक्रेसी की बात करेगा उसे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाएगा। मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन आप देख लें किस तरीके से इमरान खान साहब जेल में डाले गए। आज इमरान खान साहब हो सकता है कल को कोई पीपल्स पार्टी का ओहदेदार हो, कोई पीपल्स पार्टी का मैंने आपको पहले रिप्रेजेंटेटिव यही हो, तो कहा उसको जेल कि में डाल एक दिया प्राइम जाए। हो मिनिस्टर हो सकता है या कोई नून प्रेसिडेंट लीग का ऑफ हो। पाकिस्तान, मेरा कहने का तो मकसद यही था, आप जहां ले आए बात को कि एक शख्स नहीं, बनता ही आप जो अब इस इस्तदरा की मुल्क बात में करते हैं, आप इस्तदरा को सपोर्ट करते हैं। इस्तदरा की सपोर्ट करना ऐसा ही है कि आप मेरे पास कोई अमानत लेकर आते हो और मैं कहता हूं अगर यार मैं खा लूं, अगर मैं इस अमानत को आपके खा लूं तो आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि मैं चोर हूं, मैं लिहाजा मुझे कुछ नहीं कहिएगा। आपको किस बात का खौफ है? अगर आपको अमानतन तौर पे पब्लिक अगर ऑफिस अगर दी आप कुछ जाती है, बता रहे अवाम हैं, आपको अगर आप सिलेक्ट कुछ करती बता है, रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर एक ऐसे शख्स के बाद ले जाके रखवाई गई है वो अमानत आप गारंटी जिसको मैं कैसे दे जानता सकते हूँ हैं? वो नहीं कैसे? खाएगा, तो वो किसकी मजाक में गारंटी भी आप कह ले सकता सकते है हैं? सर। सर आप किसकी गारंटी ले सकते हैं? एक शख्स जो पावर में आने के सर बाद जो पावर मिस यूज करने के इंटेंशन से आता हो, देखिए अगर सर एक आप मुझे शख्स जो है बताएं ना, वो, आप मुझे अभी तक ये बता नहीं रहे कि वो उन्होंने मिसयूज कब की है। चले अभी के फील्ड मार्शल की बात कर लें, आप अभी के प्रेसिडेंट की बात कर लें, अभी उनके ओहदे पे रहते हुए उन्होंने अपने ओहदे को कब गलत इस्तेमाल किया, मुझे ये बता दीजिए, फिर हम इख्तिताम करते हैं। देखें जो करंट टेन्योर है प्रेसिडेंट का या फील्ड मार्शल का, पहली बात तो मैं जी फील्ड मार्शल पे बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उनका पॉलिटिकल और गवर्नमेंट के जो अफेयर्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो भी फंक्शंस है हमारे फील्ड मार्शल के, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, उनका सोनली जो प्रोरोगेटिव है, जो डोमेन है, वो रिलेटिंग टू आर्म फोर्सेस है, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। मैं, हमारे जो प्रेसिडेंट जो मेरे नुमाइंदे मतलब हैं, जवाब देना जो नहीं चाह रहे अवाम के आप नुमाइंदे मुझे। हैं, नहीं, जी क्योंकि वो मेरे अकाउंटेबल नहीं है। जो फील्ड मार्शल साहब है, जो हमारे आर्मी चीफ है, वो मुझसे अकाउंटेबल नहीं है। मैं आसिम रजा जी। साहब के एक्सप्रेशन से अंदाजा शायद ये मुझे लगा है जो आसिम कह साहब रहे हैं कि कुछ शायद मैं कहना चाह जवाब रहे देना हैं, चाहता हूं। कुछ मैं कहना चाह मैं रहे हैं लीगली जवाब आप। दे दूं? इस बात पे, सर मैं जवाब दे दूं? देखें मैं लीगल सर बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। मैं लीगल डोमेन में रहते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि आर्मी चीफ साहब मुझे अकाउंटेबल नहीं है। वो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है। लेकिन जो सर गवर्नमेंट है नहीं वो है ना अवामी वो, मैं नुमाइंदे, यही तो कह रहा जो हूँ, हमने गवर्नमेंट है, इसीलिए तो जो 27 अमेंडमेंट ले आए कि वो नहीं है अकाउंटेबल। क्यों नहीं है, मैं आपको उसका सर रीजन भी दे रहा हूँ। जैसे सर आपने बोला वो लीगली आप नहीं कर सकते, वो आपने अभी बोला कि वो आप उनको मेरे, अकाउंटेबल नहीं सर कर आप मेरी सकते, बात को इस समझे, प्रिंसिपल आपने बात गवर्नमेंट नहीं नहीं कर समझी। सकते। मुस्लिम भगत साहब वो मुझे अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल है। आप समझे वाई? बात को। आप, क्योंकि आपका आइन कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसलिए सर चेंज, अकाउंटेबल है, आपका लॉ कहता है। यही तो आप कानून अमेंडमेंट से आई है। बियॉन्ड नहीं जा सकते सर। अमेंडमेंट ही तो ये है। नहीं, आपकी अमेंडमेंट गलत है ना सर। आपकी जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो भी चीज उसके खिलाफ होगी, जो भी चीज इस्लामिक इंजेक्शन के खिलाफ होगी, तो डेफिनेटली वो गलत होगी। जी आज ये मैं कानून आपकी आया, बस कल को कोई और जवाब देता कानून आ हूँ, जाए। टाइम माजरत के साथ अब्दुल्ला साहब, टाइम बहुत बस कम है मैं हमारे पास, तो सिर्फ एक चीज आसिफ मैं रजा ऐड ऑन साहब कर से दूं यहाँ पे आपका एक किबला, जवाब ले लूँ उसके बाद फिर। सिर्फ एक जी चीज ऐड आसिफ ऑन कर साहब। दूं यहाँ पे किबला। पाकिस्तान में ही आप लोग माशाल्लाह से, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। सर
पाकिस्तान की हिस्ट्री में गवर्नेंस आदि पॉलिटिकल पार्टीज ने की, और आदि मेरा ख्याल से कोई उसका सिंध पुलिस का कोई वो था बेचारा, कोई आईजी डीआईजी था जिसने 35-36 साल आके हुकूमत की थी, नहीं है ना, जिसने हुकूमत की थी, वो जनरल थे, एस्टेब्लिशमेंट के जनरल थे, एस्टेब्लिशमेंट के जनरल थे जिन्होंने किए हैं। आप लोग जवाब नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूं जवाब। तो हमारे पास दूध का दूध, पानी का पानी मौजूद है, ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है। कुछ गलत तो नहीं किया ना आगे? नहीं सर, बिल्कुल गलत किया। इनका काम है सरहदों के ऊपर काम करना, इनका काम यहाँ पे नहीं है कि जाके बैठ के पॉलिसीज बनाना पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के। अपनी औकात में रहो, सरहदों पे रहो, यही तो गलत बात है। यहाँ पे यही तो गलत बात है कि एक आम शहरी बैठ के, एक आम शहरी बैठ के इनका क्या इतने बड़े जो मुहाफिज हैं इनका काम गलत बोल रहा है। इनका काम सब्जियां उगाना है, इनका काम नूरपुर बटर बनाना है, इनका काम दूध बेचना है। मकसद ये है कि हमारे यहाँ क्या हुआ, सोशल मीडिया जब से आया हर बंदे ने बुरा बोलना शुरू कर दिया, इसीलिए तो ये चीजें आई हैं कि एक चीज को जिम्मा किया जाए और उनको क्लियर किया जाए, किसी को भी ऐसा गलत नहीं कहना चाहिए। सर वेरी सॉरी, पंजाब ने अब बुरा भला कहना शुरू किया क्योंकि पंजाब की आंखें अब खुली हैं। मैं कराची से हूं, जब इन्होंने कायदे आजम को शहीद किया था ना, हमारी आंखें तब से खुली है, हमारे आप अजदाद की। जब इन्होंने फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत को इन्होंने बोला था ना, जो मादरे मिल्लत के लिए कहा था, हमारी आंखें बहुत पुरानी खुली में सर। कराची वालों को पता, हम हैं, सही करना था पाकिस्तान को, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया सर, और इसी वजह से हमें पीछे धकेला गया ताकि हम आके इस कौम को और ऊपर ना कर दें। कदीर खान साहब जैसे मोहसिन पाकिस्तान बनाने के बाद, कदीर खान साहब जैसे मोहसिन को जब ये कौम और ये एस्टेब्लिशमेंट इस तरह से कर सकती है, तो आगे आने वाले वक्त का आप इंतजार करें। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। इंशाअल्लाह ताला हम और आप खुद देखेंगे कि इस कौम के साथ ये और मजीद क्या करेंगे। खैर, मुस्लिम मंगल साहब, एक छोटी सी बात मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगा। एक चीज आप मुझे जवाब दो, आप जी, आप मुझे एक बात से, एक आपका घर है जिसको आप रन करते हैं, आप चलाते हैं, आपका डोमेन है, शायद आपके घर वालों की नजर में एक मैं स्ट्रेंजर बंदा हूं, या चले मैं खुद आकर आपके घर में इंटरफेयर करके कहूं कि भाई मुस्लिम मंगल साहब, क्योंकि आप अपनी फैमिली को अच्छे से डील नहीं करते, अच्छे से अपने घर के फंक्शन नहीं चलाते, तो लिहाजा मैं आकर आपका घर चलाऊंगा, क्या आप मुझे इजाजत देंगे? सर लेकिन आपका पहला सवाल ये होगा, देखें बात समझे, मैं उसी घर किसका है पहले ये देखना पड़ेगा, घर के रखवाले कौन है पहले ये देखना पड़ेगा। आपका घर है, आप मुहाफिजों की बात कर रहे हैं ना सर, आपका घर है, आपका डोमेन है, वो घर चलाना आपका डोमेन है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपके घर में आपके फंक्शन नहीं चला सकता। तो मेरा घर है, ठीक है, मैं भी उतना ही आप समझे बात को, क्या आप अपने जो मुहाफिज हैं वही सही चला सकते हैं ना सर? सर आम शहरों में आपकी पुलिस आपकी मुहाफिज है, हम तो बिल्कुल मानते हैं फौज हमारी मुहाफिज है। आम शहरों में जो शहरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे पूछ रहा था, देखें मेरी एक बात सुने आप, पुलिस आपकी मुहाफिज नहीं है, हमारी जो फौज है वो हमारी सरहदों पे हिफाजत करती है ना। पुलिस आपकी इंटरनल आपकी सिक्योरिटी को जो है वो मैनेज करती है। क्या एक पुलिस एहलकार को या फिर किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट को या किसी भी एक पुलिस वाले को आप इजाजत देंगे कि क्योंकि वो आपका मुहाफिज है, आपका घर चलाए? देखिए हर एक डोमेन है, कानून ने एक डोमेन बता दिया, कानून बनाना फौज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन चलाना फौज का काम नहीं है। आपकी दुनिया को चलाना 34 वोट्स हैं आपके पास कौमी असेंबली है, उसने इसको मंजूर किया है, कानून बनाने वाले वो लोग हैं। आपको किसने कहा कि मैं बताता हूँ किस लिए सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ किस लिए। मैं आपसे ये बताता हूँ कि आपके इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस बताते हैं कि हमारे घरों में बेडरूम में कैमरास लगे हुए हैं, हमें इन्फ्लुएंस किया जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ उनका डोमेन नहीं है। आपके एक पार्लियामेंटेरियन आपका सेनेटर कहता है मुझसे वोट दिलवाया गया, तो इसलिए कहता हूँ। आपने बात की मेरा घर है तो मैं अपने घर में किसी को नहीं आने दूंगा, तो आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे बताया ना, आपका सेनेटर वोट कास्ट करने के बाद कहता है कि मुझसे वोट दिलवाया गया है, आपका सेनेटर वोट कास्ट करने के बाद कहता है मुझसे दिलवाया गया है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, आप मुझे बताएं ये इस पार्लियामेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं आपसे भी जानता हूं क्योंकि सवाल आ गया है अब्दुल्ला साहब की जानिब से, उन्होंने दिया एक सवाल कि उनके मतलब जजेस के घरों में, यही कहना चाह रहे थे आप अब्दुल्ला साहब? जी सर,
देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आकर प्रोटेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी है। आप बताएं, इन जजेस से आप किस तरीके से, जो जज ब्लैकमेल्ड होगा, जिसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा, अंडर प्रेशर होगा, उससे आप इंडिपेंडेंट जजमेंट का कैसे तवक्को कर सकते हैं? डेफिनेटली गाइडेड सर, तो जजमेंट आएगी, और ये पास्ट में आप जब जाएंगे, आप अपनी इसीलिए तारीख जजेस उठा को के इस देखें, पे हुआ है। मुकदमा कर दिया गया कि उनको सर लगाया आप तारीख जाएगा। उठा के देखें, सर आप तारीख उठा के देखें, आपकी उनको हटा जमहूरियत दिया को रोक दिया गया। आज गया डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरलिज्म को काम नेसेसिटी के नहीं बेसिस किया, पे। अपने फैसलों को ही गलत साबित करते रहे, अपने फैसलों को ही आगे चल के गलत कहते रहे, इसीलिए उनको सर एक वो साइड चीज पे आज कर दिया डायग्नोस गया, हो रही है ना हमारे नए लोगों सामने। को लाया गया। देखिए, ग्राउंड बनाया जाता है ना, स्टार्टिंग के अंदर बात की थी आसिम रजा साहब ने, एक बुनियाद डाली वो जाती है, चीज ये वो बुनियाद डाली जा रही है, वो एक चीज अलग से सामने आ रही है ना मैटर हमारी। आज आज जो डाउट क्रिएट होता है बंगत साहब, आज जो डाउट क्रिएट होता है हमारे पास, कि जैसे आप कह रहे हैं कि जजेस कहते हैं कि हमारा पिछला फैसला गलत था, जो आज जजेस आके क्लेम करते हैं, ब्लेम करते हैं और आके ब्लैकमेलिंग का बताते हैं कि हमें इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो मैं कैसे कसूर मानूं उन जजेस का, कि उन जजेस ने खुद ये सर जजमेंट सर दी थी। बहुत बड़ा आप इशू उठा है के देखें हमारे आप अपनी माजरत के तारीख। साथ। मैं दोनों साहिबान को ये बताता चलूंगा कि हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिर्फ हम छोड़ देते हैं, बोल देते हैं बात, हमारे पास दलील नहीं होती है। आप मुझे बता दें कोई भी एक, आप एक प्रूफ मैं लेकर आ दलील जाए देता हूँ सर जो आपको, प्रूफ मौजूद हो मैं ना, आपको दलील हमारे देता पास हूँ, ऐसी चीजें मैं नहीं है। आपको सर मैं दलील कोशिश देता हूँ, करूंगा, अब्दुल्ला साहब माजरत के मैं साथ आपको थोड़ा सा दलील टाइम देता हूँ, आप दीजिएगा। मुझे सुने, मैं मैं आपको दलील देता हूँ, मैं कोशिश आपको हिस्ट्री करूंगा कि दिखाता हूँ आपके अपनी साथ ये पूरी। सेशन कंटिन्यू रखूं एक के बाद एक। अभी हमारा टाइम जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा हम इसको आगे ले गए पॉडकास्ट को। आखिरी कुछ बातें आसिम रजा साहब से जो वो कहना चाह रहे थे वो लेता हूं, और उसके बाद अब्दुल्ला साहब आपसे ये डिस्कशन चलती रहेगी हमारी, वक्तन फवक्तन इसको गैप देके हम चलाते रहेंगे। मुझे बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अब्दुल्ला मुगल आपका, और आसिम रजा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे वो कह दीजिएगा। सर मैं ये कहना चाह रहा था कैमरों के हवाले से, मेरा ख्याल से मेरे थोड़े से तज्जिए के मुताबिक वो चेयरमैन पीटीआई ने लगवाए थे सारे कैमरे। तो मैं इसमें और तो कोई दूसरा इल्जाम वाला हो ही नहीं सकता। जब वो बकरे की सींगे और बकरे की सर और घड़ियां चोरी कर सकते हैं, तो कैमरा लगवाना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए, वो बस लगवा ये दिए। तो खुद बता दिया कि किसने किया था और किसने नहीं किया था, मैं क्या इसमें बोलूं। खैर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आसिम रजा साहब आपका, और साथ ही साहब अब्दुल्ला मुगल साहब आपका। दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीजें हमने डिस्कशन की हैं। यकीनन ये हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। एक मरतबा फिर दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखने वालों, सुनने वालों से चाहूंगा इजाजत। इंशाअल्लाह ताला एक और ऐसे स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मुस्लिम बंगश हाजिर होगा। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।